मेरे प्यारे ऑडियंस, आप सबने ये अनुभव किया होगा, यदि हम कभी अपने घर को सब ओर से अच्छी तरह से बंद करके 10-15 दिनों या महीने के बाद खोलते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी आकर जम ही जाती है। यदि 1 वर्ष बाद खोलें तो और अधिक मिट्टी जम जाएगी। इससे भी अधिक यदि 8-10 वर्ष के बाद घर खोला जाए तो इतनी अधिक धूल मिट्टी मिलेगी कि उसमें प्रवेश करने पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और उसको उतारना जो सीमेंट की तरह जम जाएगी तो उसको हटाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छी तरह घर बंद करने पर भी उसमें इतनी अधिक धूल मिट्टी कहाँ से घुस गई। असल में होता यह है कि वह धूल बहुत ही सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा हवा के साथ घर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती रहती है और बुरी तरह जम जाती है। यही स्वभाव बुराई का भी है। यह बुराई भी धूल मिट्टी की तरह कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर मनुष्य के अंदर प्रवेश कर ही जाती है। यदि मनुष्य अलर्ट ना रहे तो वे बुराइयां उसके अंदर धूल मिट्टी की तरह ऐसी पक्की जम जाएंगी कि उन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल या असंभव हो जाता है। मानव जीवन में किशोर और युवा अवस्थाएं ऐसे नाजुक पड़ाव हैं जब बुराइयां और अपराध अनजाने ही कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं और अपना स्थान बना लेते हैं। ये जीवन की ये अवस्थाएं ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ हैं जहाँ से संपूर्ण जीवन की एक निश्चित दिशा निर्धारित होने लगती है। यदि बुराइयों ने अपना स्थान बना लिया तो वह युवा या किशोर उसी शैली से अपना पूरा जीवन जीना आरंभ कर देता है। मेरे विचार में उनके इस प्रकार के विपरीत या बिगड़े हुए दृष्टिकोण में वे स्वयं नहीं अपितु उनके माता पिता एवं अन्य बड़े लोग दोषी हैं जो उन्हें अच्छाई व सभ्यता की शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं दे पाए। क्योंकि यह अनुभव सिद्ध तथ्य है कि परिवार में रहते हुए छोटी से छोटी बात का प्रभाव भी जन्म से ही बच्चे के कोमल मन पर पड़ने लगता है। इसके आधार पर उसकी आदतें, स्वभाव व चरित्र बनने लगता है। माता पिता बच्चों के लिए धन संपदा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इसके लिए वे बड़े से बड़े झूठ बोलने व बेईमानी करने में भी नहीं हिचकिचाते। उनके व्यवहार में छल कपट, क्रोध तथा अपने माता पिता एवं बड़ों के साथ दुर्व्यवहार स्पष्ट दिखाई देता है। इस सब व्यवहार को बच्चे देखते हैं और बिना सीखे ही ये सब बातें सूक्ष्म रूप से उनके मस्तिष्क पर धूल मिट्टी की तरह गहरा असर करती चली जाती हैं। जब वह 18-20 वर्ष का युवा होने लगता है तब उसकी जीवन शैली वैसी ही बन जाती है। उस समय माँ बाप कहते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, पढ़ाई पर ध्यान दिया और ये इतना झूठ क्यों बोलता है, हमारे साथ धोखा व छल कपट क्यों करता है, सबके साथ कड़वा क्यों बोलता है। वे ये नहीं समझ पाते या हम कहें कि समझना ही नहीं चाहते कि हमारे अपने ही व्यवहार की धूल मिट्टी उस पर पड़ती रही है और धीरे धीरे उसके अंदर घर कर गई है। अतः माता पिता और घर में अन्य बड़ों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे स्वयं को सुधारते हुए अच्छे विचारों और संस्कारों की दौलत अपने बच्चों को धरोहर के रूप में सौंपें। भौतिक धन संपदा की धरोहर तो अस्थाई है, जबकि अच्छे संस्कारों की दौलत अमूल्य और शाश्वत है, जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि वे बच्चों के लिए धन इकट्ठा ही ना करें, उन्हें दें ही नहीं, परंतु एक सीमा में कि जिससे कि उनको भी संस्कार देने का भी समय निकाल पाए। तो क्योंकि जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस संस्कारों की दौलत, विचारों की दौलत जो है वो बहुत अधिक उपयोगी है। तो एक कवि ने बच्चों के लिए धन संपदा के संचय को व्यर्थ बताते हुए कहा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र अयोग्य है, कपूत है, उसमें बुरी आदतें हैं तो वो सारे धन को लुटा देगा। यदि वह योग्य है, उसमें अच्छी आदतें हैं तो वह स्वयं धन कमा लेगा। अतः पुत्र के लिए धन इकट्ठा करना व्यर्थ है।
इसलिए माता पिता की सबसे पहली और प्रमुख जिम्मेदारी यही है कि वे अपने बच्चों को भौतिक धन के बदले अच्छे संस्कारों की धरोहर प्रदान करें। और यह बात शत प्रतिशत सत्य है कि यह संस्कार रूपी संपदा केवल माता पिता और घर के बड़े लोग ही अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से यह दौलत बटोरी है। जो माता पिता यह सोचते रहते हैं कि बचपन और युवावस्था के दिन बच्चों के खेलने और खाने के दिन है, वे स्वयं भी धोखे में हैं और बच्चे के साथ भी धोखा कर रहे हैं। महाभारत में महर्षि व्यास ने युवा पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए लिखा है, युवा एव धर्मशील स्यात् अनित्यम खलु जीवितम। अर्थात युवावस्था में ही मनुष्य को धर्मशील होना चाहिए। जीवन तो निश्चित रूप से अनित्य है। युवा धर्मशील तभी हो सकता है जब उसे घर में माता पिता एवं अन्य बड़ों से इस विषय की इस प्रकार की शिक्षा मिलती रहे। आज हम देखते हैं कि एक घर में रहते हुए बड़े छोटों में आपस में विचारों का आदान प्रदान ही नहीं हो पाता। माता पिता धन दौलत कमाने के चक्कर में समय ही नहीं निकाल पाते या अपने बड़प्पन के गर्व में बच्चों के साथ रौब या आदेशात्मक रूप से व्यवहार करते हैं। इसलिए उनके बीच कम्युनिकेशन गैप बना रहता है। ना तो बच्चे माता पिता के सामने अपनी समस्याएं रख पाते हैं और ना ही माता पिता बच्चों को अच्छी बुरी आदतों की ओर ध्यान दे पाते हैं। उन्हें ये जानने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती कि बच्चे किस तरह के मित्रों के साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं। उनका विद्यालय या कॉलेज में अपने अध्यापकों के साथ व्यवहार कैसा है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, नाजुक किशोरावस्था में प्रवेश करने पर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि बच्चा गलत रास्ते पर न जा पाए। माता पिता की इस उपेक्षा का ही परिणाम युवाओं की उच्छृंखलता के रूप में सामने आ रहा है। मेरा निजी यही चिंतन है कि बच्चों के साथ माता पिता यदि मित्रों के समान खुलकर प्रेम पूर्वक व्यवहार और बातचीत करें, समय समय पर उन्हें अच्छे बुरे और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराते रहें, तो बच्चा बाहर नहीं भटकता, ना ही बुरे आदतों का शिकार बनता है। इस अवस्था में ही बच्चों की मानसिकता साइकोलॉजी को समझकर उन्हें उचित दिशा देने की बहुत आवश्यकता है। प्रारंभ में बच्चे का स्वभाव तो चिकनी मिट्टी की तरह होता है, जिसे जैसा आकार प्रदान करना चाहे दे सकते हैं। बाद में मिट्टी के सूख जाने पर उसके आकार को बदलना असंभव होता है, क्योंकि वह मिट्टी स्वयं ही चकनाचूर हो जाती है। माता पिता के इसी कर्तव्य को दृष्टि में रखकर नई पीढ़ी के बच्चों और युवकों को उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से आचार्य श्री आशीष जी दर्शनाचार्य ने यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी। प्रभु कृपा से जो विचार मेरे अंदर उद्बुद्ध हुए उन्हें लेखबद्ध करने का कुछ प्रयास किया और उस रूप में यह पुस्तक पत्रों के माध्यम से आपके हाथ में है। इसमें प्रयास किया गया है कि किसी भी विचार को जबरदस्ती न थोपा जाए और तर्कों के आधार पर अर्थात लॉजिक के आधार पर बच्चों के अनुरूप इंटरेस्टिंग शैली में विषय को प्रस्तुत किया जाए। पुस्तक में एक माँ अपने पुत्र उत्कर्ष और पुत्री वागीशा को पत्र लिखकर जीवन की वास्तविकता बता रही है। उनके अन्य मित्र भी उत्सुकता पूर्वक पत्र पढ़कर आपस में चर्चा करते व प्रश्न पूछते हैं। अतः बाद के पत्र सामूहिक रूप में उन सब बच्चों को संबोधित करके लिखे गए हैं। आजकल के बच्चों और युवकों का, यहाँ तक कि उनके माता पिता का भी यही मानना है कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और मौज मस्ती करना है। उनके विचार में पुनर्जन्म, कर्म फल की प्राप्ति, बड़ों का आदर आदि कर्तव्य का पालन बेकार, निराधार और दकियानुसी बातें हैं। इसी आधार पर वे ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी इस क्षेत्र में भटके हुए हैं, अतः उनके लिए भी यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में हमारा जीवन है क्या। जीवन के सभी पक्षों को समझकर उनका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए,
प्रस्तुत पुस्तक में इन सब तथा इनसे संबंधित बिंदुओं को आधार मानकर जीवन के सभी पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया है। सभ्य और सार्थक जीवन जीने का सर्वांगीण विकास के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि इन सभी पक्षों की उन्नति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मानवता यानी ह्यूमैनिटी, धर्म और ईश्वर क्या है भी या नहीं, इन सब का हमारे जीवन में क्या स्थान या महत्व है। जीवन में इन सब की सार्थकता और निरर्थकता को जानकर ही व्यक्ति उनके प्रति अपना दृष्टिकोण निर्धारित कर सकता है। प्रिय श्रोतागण, इस पुस्तक में कुछ पत्र बड़े भी हो गए हैं, इसे आप लेखिका की त्रुटि भी मान सकते हैं, परंतु विषय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो गया था। आप इन बड़े पत्रों को के विषय को ध्यान देकर अपनी सुविधा के अनुसार 2-3 बार में भी पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पत्रों के इस प्रथम भाग के आरंभ में मानव जीवन के 3 पक्षों को मोबाइल यंत्र का उदाहरण देकर युक्ति पूर्वक और वैज्ञानिक आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात प्रायः उन विषयों का चयन किया गया है जिनका संबंध विद्यार्थी जीवन और ब्रह्मचर्य की सुरक्षा व उन्नति से है। इन सब को समझकर और आचरण में लाकर बच्चों की पृष्ठभूमि ऐसी बन जाएगी कि वे जीवन के दूसरे पक्षों से संबंधित बातों को भी आसानी से समझ सकते हैं और उनको आचरण में ला सकते हैं। वास्तव में हमारे परिवारों, समाज, राष्ट्र, संस्कृति और सभ्यता का आधार यह नई पीढ़ी ही है। यदि इनका जीवन सही दिशा की ओर बढ़ने लगेगा तो समाज और राष्ट्र स्वाभाविक रूप से उन्नत होते जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। थोड़ा विषय लंबा हुआ है, आगे इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि हमने अपनी भूमिका को एक बार में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप सबका धन्यवाद।